यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्लास लेके आया हूं। अगर आप मेरे थंबनेल में देखोगे और अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा आंतरिक सुरक्षा का ओरिएंटेशन क्लास। अब ये क्लास मैं क्यों लेके आया हूँ, ये आपकी मेंस मेंटरशिप सीरीज का भाग है। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ा है और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे बोलना चाहूँगा सिर्फ इस क्लास को सिर्फ 5 मिनट देख लो, आपको सिर्फ 5 मिनट में ही पता लग जाएगा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। लाखों रुपए देकर भी आप इतनी जो वैल्यू कंटेंट है, जो प्रीमियम कंटेंट है, उस तक आपकी पहुंच नहीं होती है। तो जो कंटेंट मैंने आपको बताया, जो चीज़ मैं इसमें सिखाऊंगा, वो आपको बड़ी सी बड़ी कोचिंग्स में नहीं सिखाया जाएगा कोई भी टीचर से मेंटर्स द्वारा, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस तरीके से हाथ में कॉपी पेन लेकर इस क्लास को कंप्लीट देखना है। अब सबसे पहले मैं 1 मिनट में ये बता देता हूँ, 1 से 2 मिनट में, कि इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, ये मेंस मेंटरशिप सीरीज 2027 के लिए मेरे द्वारा चलाई जा रही है यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स द्वारा। उसमें हर चीज, हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। कैसे आपको सिलेबस डिकोड करना है, जीरो से लेके हीरो तक, यानी आपको दिसंबर तक मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है, उसी का ये भाग है। इसमें मैंने 3 तरह की जो मेजर स्टूडेंट्स की जो कंडीशंस होती है, उसको लेकर मैंने ये क्लास तैयार की है। 3 तरह के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जिन्होंने फाउंडेशन कभी पढ़ा नहीं है, जो पहली फाउंडेशन में इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, ये वीडियो उनके लिए भी है। सेकंड, जो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं लेकिन उन्होंने खुद के नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स, क्या सर शॉर्ट नोट्स और अलग होते हैं और जो फाउंडेशन नोट्स अलग होता है? बिल्कुल अलग होती है, वो प्रिपेयर नहीं किए दिए, उनके लिए भी है। तीसरा, जिन्होंने शॉर्ट नोट्स या रेडीमेड नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं लेकिन उनका कुछ छूट तो नहीं गया, वो इस क्लास में पता लग जाएगा। इस क्लास में आपको चेकलिस्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये आपको हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी को लिया हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर हमको किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, भले वो फाउंडेशन के लिए हो, भले वो आपका रेडीमेड नोट्स के लिए हो, भले आप उसको रिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हो, तो आपको उसको कैसे तैयार करना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, तो उनको पता तो हो। अगर मैं मेंटर हूं, मैं आपसे क्या बोल दूंगा, जो नकली वाला मेंटर होता है वो बोल दूंगा कि एक काम करो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो और खत्म कर दो। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। अगर उनको पता हो कि पढ़ना क्या है तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका नोट्स कैसे प्रिपेयर होगा, और बीच क्लास में या क्लास के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। ठीक है, सरप्राइज बिल्कुल लास्ट में नहीं होगा क्लास की, जिससे आप क्लास देखो। ठीक है, क्लास को अच्छे से देखना, लेकिन यकीन मानो ये क्लास आपने देखी ना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, लाखों पैसे देकर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पैसे देकर एडमिशन लेने के बाद भी ये चीज़ें आपको पता नहीं लगती हैं। जिन्होंने क्लासेस की हुई हैं, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, उनको ये चीज़ पता लग जाएगा स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट में ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो हम किस किस के लिए प्रिपेयर करते हैं उसको हम देखते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, तो पहले अगर मैं प्रिपेयर करूँगा किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, तो मैं करूँगा सबसे पहले फाउंडेशन के लिए, यानी मैं फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड मैं प्रिपेयर करूँगा उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जिसको मेंस का नोट्स, जिसको शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो आप। सेकंड, आप उसको एक रेडीमेड नोट्स बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तरीका और चीज़ों को लिंक करना। ठीक है, फाउंडेशन के लिए आप जो काम मैं बोल रहा हूँ अगर वो करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन फाउंडेशन जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपने किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी का। अगर आपने आंतरिक सुरक्षा को किसी टीचर से, किसी बुक से, यानी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इंटरनल सिक्योरिटी, आपने कभी भी उसको पढ़ा नहीं है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कोई टीचर हो, ठीक है, चाहे वो कोई आपकी बुक हो, अगर उसको आपने पढ़ा नहीं है तो आपको अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बनेगी कि आप उसको पीवाईक्यू से कैसे लिंक करोगे, उसको सिलेबस को कैसे डिकोड करोगे। ठीक है, अगर करोगे तो 20 to 30% आपकी हेल्प होगी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, यानी आपको शॉर्ट नोट्स, आपका फाउंडेशन क्लियर है पहले से, और आपको रेडीमेड नोट्स, यानी आपकी दोनों में हेल्प होगी। ठीक है, तो दोनों को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर ऐसे प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए, 100% आप इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो। अगर आप विदाउट प्लानिंग करोगे तो जो मैं बात कर चुका हूँ, तो वो
सक्सेस रेट उसमें हमेशा कम रहती है। फर्स्ट अगर मैं देखूँ, हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको जो दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, तो वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है सिलेबस, ठीक है? सिलेबस दिया होता है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं हमेशा ये आपको एडवाइस दूँगा या आपसे हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप पढ़ो चीज़ों को तो इंग्लिश में ज़रूर देखा करो। क्योंकि अगर आप इसको जो मैंने ये बनाया हुआ है स्क्रीनशॉट मैंने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यूपीएससी जो देती है उससे निकाला हुआ है। इसमें सिलेबस में भी डिफ़रेंस है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? तो वो अंतर आपको इंग्लिश वाला अच्छे से देखना है, ठीक है? तो इसमें अगर देखें तो जीएस 3 में आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी आपकी 5 यूनिट्स इंटरनल सिक्योरिटी की दी हुई है, ठीक है? ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए और बेसिक आइडिया में आपको क्या होना चाहिए, कौन-कौन सी दी हुई हैं, उन वो आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है? तो ये तो रहा आपका क्या सिलेबस, सिलेबस। अब सिलेबस को हम पीवाईक्यू से कैसे लिंक करेंगे, ठीक है? अब ये पीवाईक्यू क्या है? अब पीवाईक्यू को इस तरीके से समझो, सिलेबस हमको डायरेक्ट दिया होता है और बोला जाता है कि आपको ये पढ़ना है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है? दिया होता है, बिल्कुल दिया होता है। पीवाईक्यूज़ ऐसा होता है कि यूपीएससी कभी नहीं बोलता कि आप पीवाईक्यूज़ पढ़ो, लेकिन पीवाईक्यूज़ हम पढ़ते क्यों हैं? इसके कारण देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ क्यों देखना ज़रूरी है और इसके जो महत्व है वो क्या है? जो कि इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है? तो वो ये है, हमको कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा हमको कि यूपीएससी क्या पूछेगा या क्या पूछता है? क्या पूछेगा? फ्यूचर में, विल, फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर में क्या पूछेगा? तो उसके लिए हम देखेंगे लास्ट जो एग्ज़ाम लगा है। अब लास्ट एग्ज़ाम लगेगा उसको भी तो हम पीवाईक्यूज़ ही बोलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है? अब ये क्या-क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमको कि सिलेबस में से वो डायरेक्ट पूछता है, सिलेबस के नाम से जैसे ये लिखा है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, क्या यही क्वेश्चन बन के आ जाता है कि इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी में क्या-क्या चैलेंजेस हैं? कितना डेप्थ में पूछता है? डेप्थ में कैसे पूछेगा कि जैसे चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस में क्या है अभी साइबर सिक्योरिटी या एआई को मिक्स करके साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से चैलेंज हमको दे रही है? डेप्थ में पूछता है, तो कितना डायरेक्ट पूछता है, कितना डेप्थ पूछता है? तीसरा, किस यूनिट से वेटेज ज़्यादा है, किससे कम है? ठीक है? फोर्थ, वो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करता है? वो क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट एक ही पार्ट पूछता है या वो 2 से 3 पार्ट्स वो पूछता है? क्वेश्चन में वो पूछता क्या है? ये 5 से 7 चीज़ें हैं जो हमको पता होती हैं, किससे पता चलती है, किससे पीवाईक्यू से। सिलेबस तो वो दे देता है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपको पीवाईक्यू से बिल्कुल एग्ज़ैक्टली पता लगता है कि आपको रियलिस्टिक वे में कौन-सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये काम मैं आज ये करके दूँगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये आपको हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है और अगर आप चाहो तो कुछ सब्जेक्ट का मैं करा के दे सकता हूँ। सब्जेक्ट के नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैं करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सिलेबस वाइज़ देखूँ, तो ये देखो ये पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को पता है यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स, नहीं पता है पहली बार जुड़ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाओ टेलीग्राम पर आपको मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। जो कंटेंट हिंदी मीडियम में जो मेंटरशिप आपको कहीं नहीं मिलती वो आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है विकास एवं उग्रवाद के प्रसार के मध्य संबंध। अब आपको देखना क्या है? सबसे पहले सिलेबस पे वापस आते हैं। फर्स्ट यूनिट लिखिए लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है? तो इसमें से ये पूछा क्या है? तो सिलेबस को हम जब भी पढ़ते हैं, जब भी हमको कोई टीचर भी पढ़ाते हैं, तो हमको क्या बताते हैं वो? वो हमेशा हमको तोड़ना सिखाते हैं। ये मैं एक क्लास में बात कर चुका हूँ। लिंकेज यानी संबंध, डेवलपमेंट क्या है और एक्सट्रीमिज्म क्या है, यानी उग्रवाद क्या है और विकास क्या है। सबसे पहले तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यूपीएससी आकर पूछता क्या है और हमको क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट यूनिट ये है, तो हमारी जो माइक्रो थीम है वो है वामपंथी उग्रवाद, ठीक है? उग्रवाद है, उग्रवाद का एक पार्ट है, ठीक है? एक तत्व है या आप इसको पार्ट या भाग बोल सकते हो। उग्रवाद का ही एक हिस्सा है वामपंथी उग्रवाद, ठीक है? तो सर क्या उग्रवाद के और भी भाग हैं? बिल्कुल। आपको इस माइक्रो थीम से देखकर पता चलेगा कि एक टाइप है इसका वामपंथी उग्रवाद। जैसे एक टोकरी थी उसमें सब्जी थी, मैंने बोल दिया उस टोकरी में एक सब्जी लौकी की सब्जी है, लौकी रखी हुई है।
तो आपके माइंड में बिल्कुल आएगा कि उस टोकरी में और सारी सब्जियां भी हो सकती हैं। तो हमको पता लग गया कि एक टाइप अगर वामपंथी है तो इसके और टाइप भी होंगे। तो हमको बेसिकली अब पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है उग्रवाद क्या है, ये तो हम देख चुके हैं, यानी हमको पढ़ना ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। सेकंड, ठीक है, 2 चीज़ें। अब वामपंथी उग्रवाद से भी वो क्वेश्चन क्या पूछता है, लेकिन उससे पहले हम इसके माइक्रो थीम्स देख लें कि क्या-क्या पूछता है। तो आज तक उसने सिर्फ 2 माइक्रो थीम से क्वेश्चन पूछे हैं, वो है उग्रवाद और उत्तर-पूर्वी उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद। क्योंकि हम पढ़ते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा, तो हमको मेनली 2 ही उग्रवाद देखने को मिलते हैं और 2 ही उग्रवाद हमारे भारत में उपलब्ध अवेलेबल हैं। सॉरी, अवेलेबल वर्ड गलत होगा। अभी हमारे भारत में है, ठीक है? तो कौन-सा है? वामपंथी उग्रवाद और उत्तर-पूर्वी उग्रवाद। तो ये कीवर्ड तो देखो दिए नहीं है, कहाँ पे? आपके सिलेबस में, ठीक है? ये दिए हैं क्या? नहीं दिए, सिर्फ उग्रवाद वर्ड दिया था। लेकिन माइक्रो थीम्स कैसे निकली? इंटरनल सिक्योरिटी जब हमने पीवाईक्यूज़ देखे, तो 2 माइक्रो थीम निकल गई। अब इन माइक्रो थीम्स के अंदर क्या पढ़ना है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम किसी भी सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसका एक मेन थीम होती है, वो होती है ये तरीका। यूपीएससी सिलेबस जब हम देखते हैं, तो उसको प्रिपेयर कैसे करना होता है? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। यूनिट में क्या दिया? यूनिट एज़ इट इज़ ये लिखा हुआ सिलेबस में और यूपीएससी ने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जब हम पीवाईक्यूज़ को देखते हैं, चीज़ों को खंगालते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, पता लगाते हैं कि यूपीएससी क्या-क्या पूछ सकता है, तो उसको हम पार्ट वाइज़ बाँटते हैं या डेप्थ देखते हैं। तो हम डेप्थ में किस तरीके से ले जाते हैं? देखो, सबसे पहले एक यूनिट दी होती है जो कि सिलेबस में डायरेक्ट दी होती है। यूनिट से हमको टॉपिक्स निकालने होते हैं खुद से, जैसे विकास क्या है, उग्रवाद क्या है, संबंध क्या है, सरकारी प्रतिक्रियाएँ क्या है, चुनौतियाँ क्या है, समाधान क्या है, ठीक है? ये टॉपिक्स हैं। फिर टॉपिक्स के हमको सब टॉपिक्स देखना पड़ता है, डेप्थ कैसे-कैसे डेप्थ में जाता है उस चीज़ को देखो। फिर सब टॉपिक्स के भी आपको थीम्स देखना होती हैं और उस थीम्स के बाद भी आपको माइक्रो थीम्स पढ़नी होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, सबसे पहले डेवलपमेंट या सेकंड वाले का देखते हैं, एक्सट्रीमिज़्म। एक्सट्रीमिज़्म क्या है? एक वामपंथी उग्रवाद है और सेकंड क्या था आपका? उत्तर-पूर्वी वामपंथ, सॉरी उत्तर-पूर्वी उग्रवाद, ठीक है? तो 2 आपके उग्रवाद के पार्ट थे, ये चीज़ें, और ये चीज़ें हैं वो इन्हीं की पार्ट्स हैं, ठीक है? बेसिकली इसके 2 टॉपिक्स या 2 सब टॉपिक्स मान सकते हो, वामपंथी उग्रवाद और आपका क्या उत्तर-पूर्वी उग्रवाद, जो मैंने आपको दिखाया। फिर अगर इसके डेप्थ में आएँगे तो वामपंथी उग्रवाद क्या है, इसके भी तो देखेंगे हम। वामपंथी उग्रवाद क्या है? इसके प्रकार देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, इसके कारण देखेंगे, इसकी चुनौतियाँ देखेंगे, इससे रिलेटेड समस्या देखेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे, सरकारी प्रयास क्या रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है? तो लेवल 4 पर हम थीम्स में आ जाएँगे। इतिहास क्या है? इसके इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। इसकी विचारधारा क्या है? कारण क्या है? ये चीज़ें। फिर लेवल 5 में इसकी इतिहास क्या है? प्रमुख घटनाएँ क्या हैं? इसकी बिल्कुल प्रमुख क्या है? किसने स्टार्ट किया है? किस-किस क्षेत्र में है? पूरी मैपिंग वगैरह सब करके, और सरकार अभी क्या कर रही है? ये चीज़ें, ठीक है? तो हम डेप्थ में देखते हैं तो इस तरीके से देखते हैं। तो हमको पूरे सब्जेक्ट को यूनिट में देखना है, फिर टॉपिक्स में बाँटेंगे, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बाँटेंगे, सब टॉपिक्स को थीम्स में बाँटेंगे और थीम्स को माइक्रो थीम्स में बाँटते हैं। जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया, ये आपको इसी पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये चीज़ समझो, अब हमको यूनिट दी थी ये वाली, हमने टॉपिक निकाल लिए हैं ये 2। आप इसको माइक्रो थीम्स बोल सकते हो। माइक्रो थीम्स किस लिए बोलता हूँ, जब मैं पीवाईक्यूज़ देता हूँ, उसको माइक्रो थीम्स में बोल देता हूँ। आप इसको टॉपिक बोल दो, सब टॉपिक्स बोल दो, जैसे आप अपनी सहूलियत या आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप उसको बाँट सकते हो। अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, आप अपनी तरह या जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप कर सकते हो, ठीक है? तो अगर इसमें क्वेश्चंस देखूँगा, तो क्वेश्चंस मुझे कब से कब तक के देखने को मिलते हैं, 2013 से, जब से मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, कहाँ तक? 2025 तक। अब मैं एक नया स्टूडेंट है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने यूपीएससी न्यूमेरिक्स की यही वाली क्लास देखी, तो मैं यहाँ तक तो समझ गया कि सर मुझे फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर-पूर्वी उग्रवाद। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता कि इनके अंदर मुझे क्या पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, तो ये लिखा है, भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वामपंथी उग्रवाद का वर्ष 2026 तक उन्मूलन कर दिया जाएगा। फर्स्ट मुझे पढ़ना है करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट कुछ बोलती है, कोई पॉलिसीज़ लाती है, कुछ प्रयास करती है, वो चीज़। तो इसमें कुछ पूछा नहीं है, बेसिकली उसने एक वाक्य दिया, ये हाँ, सरकार ने कहा है। वामपंथी उग्रवाद से आप क्या समझते हैं? हाँ सर, मैं एक चीज़ समझ गया पीआई को देख के, कि मुझे सब फर्स्ट टाइम ये तो पढ़ना है कि वामपंथी उग्रवाद क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन।
डेफिनेशन से सिर्फ डेफिनेशन मतलब नहीं है, इसके बारे में ये क्या है, क्या है, तो यही डेफिनेशन है, यही इसको डिफाइन करना है कि है क्या वामपंथी उग्रवाद, तथा इससे लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसके प्रभाव क्या है। सर मुझे इसके प्रभाव भी पढ़ने हैं वामपंथी उग्रवाद के, ठीक है भाई। इसकी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं, यानी सरकारी प्रयास मुझे सर इसमें पढ़ने हैं। चलो भाई देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं समझ गया कि मुझे ये 3 चीज़ें देखनी है कि डेफिनेशन क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके सरकारी प्रयास क्या हैं। और सोचो, सॉरी सुनो, ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ इनको आपको लिखते जाओ, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आपको खुद से ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये काम मैं आपको करके दे रहा हूँ। तो लिखते जाओ कि इंटरनल सिक्योरिटी में आप क्या पढ़ोगे। फर्स्ट यूनिट लिखो, यूनिट की यूनिट का सिलेबस लिखो, यूनिट सिलेबस में उसको लिखो कि 2 टॉपिक्स में हमने उसको बाँटा है, 2 टॉपिक्स के अंदर आपको फर्स्ट टॉपिक में क्या-क्या पढ़ना है, अभी डेफिनेशन क्या है, प्रभाव क्या है, सरकारी प्रयास क्या है, ठीक है। सेकंड, नक्सलवाद। नक्सलवाद एक पार्ट है वामपंथी उग्रवाद का, ठीक है। नक्सलवाद पढ़ना है, अब एक नक्सलवाद क्या भाई, नक्सलवाद क्या है ये भी पढ़ना है, तो लिखते जाओ। ये क्या है आपकी चेकलिस्ट। अब एक चेकलिस्ट क्या होती है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों होती है यूपीएससी के लिए, और ना तब यूपीएससी के लिए, आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट कैसे होती है। आपने देखा होगा जब भी आपने घर में शादी देखी होगी, आपके चाचा चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी क्या करते हैं, उनके हाथ में एक पर्ची होती है हमेशा। वो बोलते हैं कि टेंट का सामान आ गया, हाँ, खाने का आ गया, बर्तन आ गए, और उसको टिक करते जाते हैं। जो कि एक अच्छा जब प्रिपेयर करते हैं हम चीज़ों को, एक प्लानिंग के थ्रू करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। तो उसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। तो ये आपकी क्या बन रही है, आपकी चेकलिस्ट बन रही है, ठीक है, कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है। अब मैं जब चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकूँगा कि और क्या पूछा जा सकता है इससे भी नया। तो नक्सलवाद क्या है, मुझे पता होना चाहिए। एक सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक समस्या है। तो ये समस्या है, इस समस्या के 3 पार्ट्स हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, विकासात्मक है। तीनों के नाम, ये तीनों कैसे हैं, कैसे? लिखो, कैसे हैं। अब चीज़ें देखो, मैं पूरा बिखरा हुआ आपको लगता है कि बिखरा हुआ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप तो खुद से लिख रहे होंगे, ठीक है? कुछ इंग्लिश तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो या आपको स्पेलिंग की दिक्कत हो, ठीक है? हिंदी में बोल रहा हूँ, सिंपल सा लिखते जाओ। तो सामाजिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, विकासात्मक समस्या कैसे है, नक्सलवाद, तो आपको ये सभी के लिए पॉइंट्स पता होना चाहिए, 4 से 5-5, जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आती है। अब आंतरिक सुरक्षा क्या है, ये भी पढ़ना है हमको। और कैसे ये नक्सलवाद से लिंक है, नक्सलवाद से आंतरिक सुरक्षा का लिंक, यानी नक्सलवाद कैसे प्रभावित करता है आंतरिक सुरक्षा को। इस संदर्भ में नक्सलवाद से उत्पन्न नई चुनौतियां, अब नक्सलवाद की आपको नई चुनौतियां पढ़ना है, और आपको नक्सलवाद के प्रभाव भी पढ़ना है। प्रभाव क्या, यही सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक समस्या है, यही तो प्रभाव है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, भाषा को बदल के लिख देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चर्चा करते हो, इससे निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। नई चुनौतियाँ कौन-सी हैं, उनकी चर्चा करना है, और रणनीति क्या होनी चाहिए। यानी रणनीति में 2 चीज़ें हैं, 2 से 3 चीज़ें। एक है सरकार अभी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं आगे की राह। क्या बोलते हैं? आगे की राह, वे फॉरवर्ड, ठीक है, वे फॉरवर्ड बोलते हैं, जो कि यूपीएससी क्वेश्चन में पूछता है। 2 क्वेश्चन से मुझे पता लग गया कि इन सी सारी चीज़ों को मुझे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, पूर्वी भारत में वामपंथी उग्रवाद के प्रमुख निर्धारक कारक क्या हैं? अब मैंने वामपंथ पढ़ लिया था, वामपंथ क्या है, इसके प्रभाव और ये चीज़ें, लेकिन मैंने इसके क्या नहीं पढ़ा था, कारक। इसके कारण क्या हैं? कारण बोल लो, कारक बोल लो, बात एक ही है, कारक और कारण क्या हैं, ठीक है। प्रभावित क्षेत्रों में इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार नागरिक, प्रभावित क्षेत्र, यानी मुझे इसकी मैपिंग पता होना चाहिए, तो इसकी मैपिंग पढ़नी है। लिखते जाओ पूरी चीज़ें, लिखते जाओ। अगर सीरियस स्टूडेंट हो ना आप, 2027 में मेंस का एग्जाम निकालना है अच्छे से, तो लिखते जाओ। प्रभावित क्षेत्रों, यानी इसकी मैपिंग करनी है, किस-किस क्षेत्रों में है, का सामना करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। एज़ इट इज़ जो आगे की राह है, दोबारा मत लिखना, ये लिखा हमने, आगे की राह क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या है, भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बल, ये 3 कैसे-कैसे रणनीति अपना सकते हैं। अब 1 मिनट सुनना, अलग से नोट करके लिखो, या लिखो मत, सिर्फ समझो, इस चीज़ को लिखना मत। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अगर मैं 2020 का इस क्वेश्चन को देख के ऐसे ही डिकोडिंग करता, जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, या ऐसे ही यूपीएससी हिंदी वाला चैनल आपको मिल जाता इससे पहले, और अगर आप 2022 का मेंस दे रहे होते, तो क्या आप इसका आंसर आसानी से नहीं लिख सकते थे, जो आपको लास्ट में पूछा?
जैसे इससे निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति प्रस्तुत कीजिए, यानी आगे की राह क्या होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है, भारत सरकार नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, यानी हम पहले ही डेप्थ में पढ़ चुके हैं, क्योंकि 2020 में मैंने पढ़ा था कि कौन कौन से अपनानी चाहिए, उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने पढ़ी कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, नागरिक प्रशासन को क्या करना चाहिए और सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए, यानी इनकी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। अब ये रणनीति का मेरा 1 पेज का नोट्स है और इसमें मुझे लिखना था सिर्फ आधा पेज। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ ना कि पीवाईक्यू पढ़ के ही मेरा आंसर सॉल्व हो गया आधा। मुझे सिर्फ क्या पढ़ना था नया कि इसकी नई चुनौतियाँ क्या हैं, बस। तो इस तरीके से पीवाईक्यू होता है ना, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, वो इस तरीके से रिपीट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, आधे होते हैं, आधे से कम होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, ऐसे आपके रिफ्लेक्ट होते हैं हर साल। अब वामपंथी उग्रवाद में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है। अब गिरावट का रुझान है तो इसकी शुरुआत भी हुई होगी। तो इसकी शुरुआत हुई कब हुई, यानी इसका इतिहास पढ़ना है हमें आज तक का, जब से स्टार्ट हुआ और आज तक हमको ट्रेंड देखना है। गिरावट हुई यानी ट्रेंड देखना है, सिंपल सी बात। फिर भी यह देश के अनेक भागों को प्रभावित करता है, एज इट इज मैपिंग। ठीक है, इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी सरकारी प्रयास, जो हम लिख चुके हैं अपनी चेकलिस्ट में। अगले क्वेश्चन पे आओ। पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण जनजातीय समुदाय, फर्स्ट, जनजातीय समुदाय किसान अनेक बार विस्थापन का सामना कर रहे हैं। एक विस्थापन एक समस्या है, तो विस्थापन और इंटरनल सिक्योरिटी कैसे लिंक होती है ये आपको पता होना चाहिए। मलकानगिरी और नक्सलवाड़ी जैसे क्षेत्रों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि वामपंथी उग्रवाद। अब ये 2 करंट अफेयर्स जरूर रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछें क्योंकि ये हिस्ट्री में भी थे। नक्सलवाड़ी एरिया लगभग आज से 50 साल पुराना एरिया, मतलब 50 साल से चर्चा में है। और मलकानगिरी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कौन सी सुधारात्मक रणनीतियां अपनानी चाहिए। एज इट इज जो यहाँ पे बोला कि भारत सरकार का दृष्टिकोण संक्षेप में वर्णन, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, वही रणनीति यहाँ पे पूछी, यानी उसने सिर्फ रणनीति यानी आगे की राह पर ही कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अगर आप 2013 से तैयारी कर रहे होते तो आप 2018 क्वेश्चन टैकल कर लेते, 2020 का क्वेश्चन टैकल कर लेते। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय की समस्याएं क्या हैं। जनजातीय समुदाय और किसान अनेक बार अभी आपने सुना होगा केन बेतवा, जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा, जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध हो रहा था। ठीक है, वो भी क्या है, विस्थापन के कारण वो विरोध हो रहा था। तो उसके कारण क्या, उसके पक्ष विपक्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें, तो सरकार क्या करेगी, सरकार अगर रणनीतियां अपनाएगी तो ऐसा थोड़ी है कि रणनीतियां सब रणनीतियां होती हैं। रणनीतियों के कई भाग होते हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। ठीक है, तो सभी डायमेंशनल आपकी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, यानी आपको इंटरनल सिक्योरिटी में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक नंबर फर्स्ट वामपंथी उग्रवाद में आपको पता होना चाहिए, इसको आपको लिंक करना आना चाहिए पॉलिटी के टॉपिक अनुच्छेद 244 यानी जनजाति वाले टॉपिक से। 5वें अनुसूची के प्रावधानों में प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव का वामपंथी उग्रवाद के विषय पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि कैसे लिंक है। तो लिंक बिटवीन क्या लिखोगे, आर्टिकल 244 और किसके बीच में, आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी वामपंथी उग्रवाद के बीच में संबंध क्या है, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो ये आपकी चेकलिस्ट बन चुकी है फर्स्ट टॉपिक के लिए। सेकंड टॉपिक पर आप आते हो तो आपको देखने को मिलते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले आपको उत्तर पूर्वी राज्यों की मैपिंग पता होना चाहिए, सिंपल मैपिंग आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा यहाँ है, मिजोरम यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम है, यहाँ पे मेघालय है, ऐसे करके आपको मणिपुर, नागालैंड, ये आपको पता होना चाहिए कैसी मैपिंग है उसकी। फिर मैपिंग के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है, वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं। राज्यवार यानी स्टेट वाइज पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, आपके पास ज़्यादा फैक्ट्स रहेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी आंसर लिखने के लिए। पिछले 1 दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न शांति समझौता एवं शांति प्रक्रियाओं का एक मानचित्र सहित वर्णन कीजिए। देखो, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन मैंने बोला ना मैपिंग करो, मैपिंग सहित क्या करो, सरकार के प्रयास क्या रहे हैं। अब प्रयास के अंतर्गत आते हैं शांति समझौते। ठीक है, तो अगर आप प्रयास पढ़ते तो आप शांति समझौते तो पढ़ते ही कि लास्ट 10 साल में सरकार ने किया क्या है। ठीक है, तो शांति प्रक्रियाएं क्या क्या किया है सरकार ने, यानी क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। अब क्या सर मैं इसमें पढ़ सकता हूं कि हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, बिल्कुल।
जो चेकलिस्ट हमने इसके लिए बनाई एज इट इज इसके लिए, तो जो जो इस पर अप्लाई हो सकती है उसको मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद से प्रभावित रहा है, यानी एज इट इज इसका इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवाद के बने रहने के प्रमुख कारण, यानी हमको इसके कारण देखने हैं। अब सर हमने इतना देख लिया क्योंकि हमारी पहले से चेकलिस्ट तैयार है टॉपिक 1 के लिए, तो टॉपिक 2 पर हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल सकता है कि इसके प्रभाव हमको क्या देखने को मिले, हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। ठीक है। क्या बाढ़ से संबंध है इसका इंटरनल सिक्योरिटी का? बिल्कुल है। क्यों? अगर बाढ़ से प्रभावित लोग होते हैं तो लोगों में आक्रोश होता है, लोग सरकार के खिलाफ जाते हैं, और सरकार के विरुद्ध अगर जाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। तो आपको ऐसे लिंक करना आना चाहिए। आप सभी को पता है असम में बहुत खतरनाक वाली बाढ़ आई है और मतलब अमानवीय अवस्था बन चुकी है वहां की। ठीक है। कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई सारे पशु पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है, यानी स्थिति बहुत खराब है। तो उसको कैसे लिंक करोगे आप इन चीजों को? ठीक है। अब मैं आता हूं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट मेरे बोलता है कि आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने में बाह्य राज्य एवं गैर राज्य कारकों की भूमिका। सबसे पहले सिलेबस सर मुझे सर एक चीज समझ में नहीं आई कि बाह्य राज्य और गैर राज्य कारक क्या होते हैं। चलो अच्छी बात है, समझ में नहीं आई, यही तो हमको पढ़ना है। हमको पहले ही पता लग गया कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, ये है क्या, क्या है मतलब डेफिनेशन। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना सभी। ठीक है। तो अगर मैंने इसमें से टॉपिक्स निकाले, ठीक है, टॉपिक्स निकाले मैंने किससे, पीवाईक्यूज बेसिस पर, तो मुझे एक ही टॉपिक देखने को मिला कि बाह्य राज्य एवं गैर राज्य कारकों से उत्पन्न खतरे। अब आंतरिक सुरक्षा तो हमको पढ़ना ही है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है, लेकिन इसमें इसका पार्ट क्या है, एक ये यूनिट है खुद में, एक टॉपिक बन के आ जाती है सामने से। ये यूनिट हमसे क्लियरली बोल रही है कि आपको ये पढ़ना है। तो सर इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ के देखते हैं। देखो पीआईक्यू से पता लगेगा हमको। तो सेकंड यूनिट में टॉपिक हमारा ये है, तो इसके अंतर्गत हमको सब टॉपिक्स और माइक्रो थीम्स क्या पढ़नी है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बाह्य राज्य एवं गैर राज्य कारकों द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आपको डेफिनेशन, जो मैं आपको बात कर चुका हूं। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। सर मुझे याद आया, चुनौतियां अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके कारण भी देखेंगे। बिल्कुल, कारण क्या है सर, इसके प्रभाव क्या है सर, इसकी समस्याएं क्या है। चुनौतियां समस्याएं लगभग एक ही हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है लास्ट 10 सालों में, इसका इतिहास क्या है। ठीक है। हमने टॉपिक फर्स्ट की जो हमने चेकलिस्ट बनाई उसको हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पर अपने यूनिट 2 के टॉपिक नंबर फर्स्ट। साथ ही इन खतरों से निपटने हेतु आवश्यक उपायों भी चर्चा कीजिए। वही आगे की राह क्या होना चाहिए। सेकंड, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक, चीन की व्यापक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पहल का प्रमुख भाग माना जाता है। सीपैक का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा इनके कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण भारत ने इससे स्वयं को अलग रखा है। ये एज इट इज करंट अफेयर्स का पार्ट है, और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, ये मतलब कॉन्सेप्ट ही बन चुका है पूरा। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, भारत चीन और पाकिस्तान का रिलेशन पढ़े होंगे, चीन और पाकिस्तान के रिलेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए भी, क्योंकि जो सीपैक का जो आर्थिक गलियारा है वो हमारे टेरिटरी यानी भारत के क्षेत्र में से जाता है। कहाँ से? वो आपका पीओके और अक्साई चीन, जो कि कब्जा किया हुआ है किसने, चाइना ने, और पाकिस्तान से वहां से निकलता है। ठीक है। तो भारत इससे खुद को अलग किया हुआ है। तो इसको आपने करंट अफेयर्स में था 2018 में बहुत ज्यादा, तो ये डायरेक्ट आया, यानी आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में भी क्या पढ़ना सर, मैं इतना तो बोल नहीं सकता करंट अफेयर्स में पढ़ना था, करंट अफेयर्स में सब कुछ होता है। करंट अफेयर्स में पढ़ना है आपको कि बॉर्डर एरियाज और पड़ोसी देशों के साथ हमारे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हमको पढ़ना है, जो कि करंट अफेयर्स में रहते हैं। वो ये देख लो। तीसरा है इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का उपयोग गैर राज्यीय तत्वों द्वारा विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए किया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। अब इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की हेल्प कैसे ले रहे हैं गैर राज्य कारक। पहले तो आपको पता होना चाहिए गैर राज्य कारक क्या होते हैं, ये हेल्प कैसे ले रहे हैं इंटरनेट और आपके सोशल मीडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट्स आपको इस पे पता होना चाहिए। हाल के वर्षों में किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है, हाल के ट्रेंड या हाल की घटनाएं, इंसिडेंट्स,
आपको पता होना चाहिए। इस खतरे पर नियंत्रण हेतु प्रभावी दिशा निर्देश सुझाइए, यानी इसके उपाय, सिंपल से उपाय क्या करना हमको चाहिए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भारत जैसे बहुधार्मिक एवं बहुजातीय समाज पर पड़ोसी देशों में बढ़ती कट्टरपंथी प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा इससे निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियां सुझाइए। भारत एक बहुधार्मिक देश है, बहुजातीय समाज है, ये आपको बेसिक आइडिया इंडियन सोसाइटी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है। लेकिन जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वहां पे कट्टरपंथ बढ़ता है तो उसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो मैंने बोला था अभी बॉर्डर कंट्रीज में क्या हो रहा है हमारे, तो उसका प्रभाव हमको देश में कैसे देखने को मिलता है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो आपको चाइना के साथ भी, अब चाइना के साथ धार्मिक वाला पॉइंट तो आएगा नहीं, लेकिन चाइना के साथ कौन सा आपका थ्रेट आएगा, जो सिक्योरिटी थ्रेट आएगा वो आएगा आपका बॉर्डर कंट्रीज वाला, टेक्नोलॉजी वाला आएगा कि बढ़ती हुई तकनीकों के माध्यम से भारत में जो गैर राज्य कारक हैं, एज इट इज इंटरनेट और सोशल मीडिया भी इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, कैसे भारत को क्षति पहुंचा रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचा रहे हैं गैर राज्य कारक। मैंने बना दिया क्वेश्चन, कहां से बनाया है, वही सिलेबस का पार्ट, वही पीवाईक्यू का पार्ट। ठीक है, अब इसकी 8 रणनीतियां सुझाना है आपको, उपाय, बस उपाय। ठीक है, इससे संदर्भ उससे उत्पन्न चुनौतियां कौन सी हैं वो पढ़ना है आपको। चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे, रिपीट हुआ, कुछ देखने को मिला। 2018 का क्वेश्चन देखो और 2014 का क्वेश्चन देखो, रिपीट हुआ, बिल्कुल हुआ। ऐसे ही यूनिट नंबर 3 पे आते हैं आप, सभी का नोट्स प्रिपेयर करते जाना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीजें आप कैसे लेके चलेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। ठीक है, तो बस वेट करो। संचार नेटवर्कों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया एवं सोशल नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत क्या है, धन शोधन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एवं उसकी रोकथाम, क्लियरली बोल रहा है, लेकिन इसमें सब टॉपिक्स और टॉपिक्स बहुत हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको इसमें भी लिख दूं तो भी चल जाएगा काम, लेकिन वो 50-50% है। कैसे, इंटरनेट और सोशल मीडिया आता है तो ये पार्ट हो जाता है यूनिट 3 का, लेकिन जैसे इसमें शब्द आते हैं गैर राज्य तत्व, तो ये हो जाता है क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, तो आप देखो, यूपीएससी ने तो बोला नहीं है कि आप उसको ऐसे डिकोडिंग करो, तो आप उसको किसी में भी लिख सकते हो। तो संचार नेटवर्क से माध्यम से क्या है, इंटरनेट वगैरह से, ठीक है, कि आंतरिक सुरक्षा की मध्य चुनौतियां क्या, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इंटरनल सिक्योरिटी पर क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनेगा। आपके मन से खुद से आवाज आ गई, मैंने सुन ली है, मैं आपके मन की आवाज सुन सकता हूँ। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना नाम आ रहा है, जितना करंट अफेयर्स में ये रहता है, एआई संप्रभुता पर मैंने बात की हुई थी आज से, एआई संप्रभुता के माध्यम से कैसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को क्षति हो सकती है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचा सकते हैं विदेशी ताकतें, यानी गैर राज्य तत्व। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसको हमने टॉपिक से बांटा है, तो ये है अधिनियम आधारित। ठीक है, तो अधिनियम आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी किसी साल लास्ट 2 वर्षों में अगर कोई एक्ट आया है जिसका रिलेशन इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, तो उस एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ये नोट डाउन कर लो अपनी चेकलिस्ट में। ठीक है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है वो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड टॉपिक आपका साइबर सिक्योरिटी। आओ, साइबर सिक्योरिटी में हमको क्या पढ़ना है ये देखते हैं। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं, विभिन्न तत्व बोल सकते हो, इसके प्रकार बोल सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर सुरक्षा क्या है, यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी एक अच्छी डेफिनेशन। साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षण कीजिए, यानी इसकी चुनौतियां देखना, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, चुनौतियां रखते हुए यह परीक्षण कीजिए कि भारत किस सीमा तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, हमारी रणनीति क्या है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को लेकर, यानी हमारी रणनीति क्या है और क्या है अभी, यानी सरकारी प्रयास, सरकार क्या कर रही है अभी, सरकारी प्रयास, किसी को भी आप उपायों का नाम दे सकते हो, और सरकार को क्या करना चाहिए, यानी वे फॉरवर्ड, आगे की राह, सरकार क्या प्रयास कर सकती है, क्या करना चाहिए और कौन कौन से उपाय अपना सकती है। तो ये हमने 2 चीजें देख ली विदाउट देखे अभी पीवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सीमा पार साइबर हमले देखने हैं, ठीक है, जो कि क्या है, चुनौतियों में आप इसको पढ़ चुके होंगे।
साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। वही मैं बात कर चुका हूँ, प्रयास क्या क्या हो रहे हैं हमारे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों एवं उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। एज इट इज जो मैं बोल चुका हूँ। साइबर डॉम परियोजना क्या है, ये करंट अफेयर्स से है, करंट अफेयर्स में ये चीजें आती हैं, आपको पढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट अभी कितने 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। डिजिटल दुनिया में बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, डेटा सुरक्षा आपको पढ़ना है। डेटा आपको प्राइवेसी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और डेटा कैसे यूज होता है इंटरनल सिक्योरिटी के विरुद्ध, यानी आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ कैसे काम होता है, डिजिटल जो दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। अब न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट डेटा, अगर किसी की रिपोर्ट आती थी आपको कहाँ से पता लगता है, आपको पता लगता है न्यूज़पेपर से। और ये आपके न्यूज़पेपर नव भारत टाइम्स में और ये आपके दैनिक भास्कर ऐसे न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें। ऐसी जो न्यूज़ेज आती हैं जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए होती है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, वो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर हैं। वो है एक द हिंदू और एक है आपका इंडियन एक्सप्रेस IE। ठीक है, दोनों को मैं कवर करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कोर्स चल रहा है, कोर्स के सेक्शन में जाके देखिए, पूरी क्लास से डली हुई उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं 2027 की मेंस तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर टैकल करना है तो आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होगा, और करंट अफेयर्स अगर प्रिपेयर करना है, दोनों न्यूज़ आर्टिकल, दोनों न्यूज़पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जाके देख लीजिए। मुद्दों पर केंद्रित अपने आपके विचार में व्यक्तिगत डेटा की साइबर स्पेस में सुरक्षा के संबंध में इस रिपोर्ट की प्रमुख शक्तियां एवं कमजोरियां क्या है। अब इस रिपोर्ट के बारे में पूछा, ये आपको रिपोर्ट पता होना चाहिए। सेकंड, साइबर हमलों के संभावित खतरे, समस्याएं हैं, इसी में तो हम पढ़ेंगे खतरे क्या है। रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा ढांचे यानी हमारे उपाय। खत्म। साइबर स्पेस से उत्पन्न खतरों को देखते हुए भारत को अपराधों की रोकथाम के लिए डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। 2015 का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपसे बोला, अभी 5 मिनट पहले बोला कि लास्ट 2 साल में कोई एक्ट आता है तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये एक्ट क्या है, क्या ये नया एक्ट है या ये पुराना है। अगर ये पुराना एक्ट है, उसमें कोई संशोधन किया गया है, या किसी पुराने एक्ट का ही नया प्रारूप है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके पक्ष क्या है, इसके विपक्ष क्या है, यानी इसकी कमियां क्या है, इसकी और इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसमें बताया क्या क्या गया, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज आपको सभी यूनिट्स में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी ये 5 to 6 यूनिट्स हैं जिसको हमने बांटा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, PYQs। तो आपको क्या करना है, करना क्या है आपको, सिंपल सा इन सभी यूनिट्स को अच्छे से ऐसे ही चेकलिस्ट बनाना है। तो मैं अब देखो, सभी की मैं बनवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी, आप देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आप खुद करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा दोबारा से, ठीक, अच्छे से वो भी। अब मादक पदार्थों की तस्करी हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या पूछता है, तो भारत की निकटता विश्व के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों से होने वाले के कारण आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारी जो भारत की निकटता किस किस के है, अफगानिस्तान और हमारा क्या, म्यांमार वाला हिस्सा, यानी ये ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, गोल्डन क्रिसेंट, सिल्वर क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। तो इससे पास में है, तो ये कैसे प्रभावित करता है भारत को। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इसकी चेकलिस्ट बनाना है। अब सर, अब चेकलिस्ट के बाद क्या करेंगे, अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके आंसर्स होंगे 10 से 12 स्टूडेंट्स तैयार होंगे, रेडी होंगे बिल्कुल, जिनको सीरियस हैं, जिनको 2027 में मेंस का एग्जाम निकालना ही है, वो आंसर जरूर देंगे। ठीक है, 10 से 12 स्टूडेंट्स होंगे, इससे कम होंगे तो मैं जो आपको देने वाला हूँ वो नहीं दे सकता, क्योंकि देखो मिनिमम मुझे भी 10-12 स्टूडेंट्स चाहिए जो कि सीरियस हूँ और ये चीज़ चाहें। अगर आपने फाउंडेशन पढ़ा है, इंटरनल सिक्योरिटी का सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप तैयार करना चाहते हैं रेडीमेड नोट्स, तो मैं क्लासेस के थ्रू सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी क्लासेस तैयार नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन मैं तैयार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करके, ये क्लासेस रहेंगी 7 से 8। अब क्लास की ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की हो सकती है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 7 से 8 क्लासेस में जितनी भी यूनिट हैं इंटरनल सिक्योरिटी की जो मैंने आपको बताई,
जितने भी PYQs हैं, जितने भी PYQs की टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के भी क्या है सब टॉपिक्स हैं, जिन सब टॉपिक्स के थीम्स हैं, और जिन थीम्स की सब थीम या माइक्रो थीम्स बोलूँगा, माइक्रो थीम्स हैं, सबको कवर करवा दूंगा। लेकिन ये काम तो सर फाउंडेशन में होता है हमारा। फाउंडेशन का अपना नोट्स देखना, क्या सभी चीज़ें उसमें प्रिपेयर हैं? नहीं है। और क्या वो बिखरा हुआ है? मैं सब जो नोट्स बनवाऊंगा वो नोट्स होगा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, क्योंकि जब भी कोई नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आंसर राइटिंग के लिए। तो देखो, जब मैं आपको देखो फर्स्ट यूनिट में आपको समझा चुका हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जब नोट्स बनाएंगे, जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, पता वो कैसे होंगे? वामपंथी उग्रवाद, पहले मैं उग्रवाद पढ़वाऊंगा आपको। उग्रवाद की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, डेफिनेशन। फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट स्किप करूंगा और कहाँ पहुंचूंगा? वामपंथी उग्रवाद पे। अब एक चीज समझो, क्या वामपंथी उग्रवाद है वो उग्रवाद में ही नहीं आता? ये वामपंथी उग्रवाद है, मान लो ये वामपंथी उग्रवाद, और ये उग्रवाद का चार्ट है। ये आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो समझो, ये समझने के लिए, अगर वामपंथी उग्रवाद के कोई कारण है, क्या मैं उन कारणों को उग्रवाद के कारणों में लिख सकता हूं? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ सर, लग तो रहा है कि लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? जैसे एक स्कूल है, उसके एक क्लास में क्या हो रही है? लीकेज हो रहा है, एक पाइप लगा हुआ था पास में, वहां से पानी लीकेज हो रहा है, और किसी क्लास में नहीं है। उस क्लास की प्रॉब्लम्स में लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पानी की लीकेज की समस्या होती है। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि इस स्कूल में लीकेज की समस्या है, बिल्कुल है। क्या ये चीज कोई भी झुठला सकता है? नहीं झुठला सकता। तो एज इट इज मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं वामपंथी उग्रवाद के कारण को अगर लिख रहा हूँ और उन्हीं को मैं उग्रवाद के डायरेक्ट कारणों में लिखूं, तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या आगे की राह को मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो क्या मैं उग्रवाद में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरह उत्तर पूर्वी उग्रवाद से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, क्या मैं उसको उग्रवाद में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसी तरह मुझे अलग से उग्रवाद पर नोट्स नहीं बनाना, मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा सिर्फ दो टॉपिक्स को, यानी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद, उग्रवाद की सिर्फ मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, और कुछ डेटा या रिपोर्ट्स दूंगा जो हाल ही हैं, लास्ट एक साल के आपके रिपोर्ट्स, डेटा जो आपके पास रिपोर्ट्स होने चाहिए, आपके पास डेटा कीवर्ड आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद वामपंथी उग्रवाद में हम आते हैं। वामपंथी उग्रवाद का इसकी एक अच्छी डेफिनेशन किसी संस्थान दिए हो, जैसे नीति आयोग है, किसी समिति की रिपोर्ट है, या और चीजें हैं सभी, ठीक है। ये डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स हो सके तो हाल ही के इंसिडेंट, घटनाएं, हाल ही में क्या हो रहा है करंट अफेयर में वामपंथी उग्रवाद को लेके, वो करंट अफेयर में आपको एड ऑन करवाऊंगा। इसके बाद इसके प्रकार क्या है, वो प्रकार के बाद देखेंगे इसके कारण और कारक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसकी जो चुनौतियां हैं वो कैसी हैं, चुनौतियां और समस्याएं एक ही होती है, ठीक है। ये वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, सरकारी उपाय सभी विद डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स के साथ, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होगा, मेरे पास अभी डेटा रिपोर्ट्स का पूरा भंडार रखा हुआ है, बस उसको नोट्स वाइज आपको बांटना है वो रिपोर्ट्स। और देखो, अगर मैं क्लासेस नहीं भी लाया, क्योंकि 10 से 12 अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं भी हो, तैयार नहीं भी हुए इसके लिए, तो हो सकेगा मैं क्लासेस नहीं लाऊं, पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स तैयार नहीं हुए तो क्या करूंगा क्लासेस लाके। अगर नहीं भी लाया तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस तरीके से कराता, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट को, ये कोर्स पेड वाला नहीं है, मैं फ्री का बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये बताना मैं भूल गया स्टार्टिंग में, सभी लोग डर गए होंगे, अरे सर कोर्स लॉन्च कर दिया, अब तो हम गरीब आदमी ये वो। चलो, गरीब कोई नहीं है, मानसिक गरीब होते हैं बस लोग, ठीक है। तो आप मानसिक गरीब तो नहीं, आप मानसिक अमीर हो, आर्थिक गरीबी आती जाती रहती है। तो अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो आपको इस प्रकार पढ़ना है, सरकारी उपाय क्या है, सरकार अभी क्या कर रही है, और क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। सरकारी उपाय में आप डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं लिखोगे 5, सरकारी प्रयास में आप लिखोगे कि राजनीतिक क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से एक्ट्स लाई है वामपंथी उग्रवाद को टैकल करने के लिए, सरकार सुरक्षात्मक उपाय कौन से अपना रही है, सरकार विवरणात्मक उपाय कौन से अपना रही है, सरकार, और यानी आपको डायमेंशनल अप्रोच अपनानी है हर चीज में, ठीक है। समस्याएं हैं तो समस्या भी ऐसे नहीं कि 5 पॉइंट्स के लिए, समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं क्या हैं, आर्थिक समस्याएं क्या हैं, ठीक है, और सामाजिक समस्याएं क्या क्या है,
ठीक है। फिर इनके उपाय, सरकार क्या कर रही है, और इसी तरीके से अगर मैं इसका क्या देखूंगा, इनके उपाय देखूंगा, आगे की राह देखूंगा, वे फॉरवर्ड देखूंगा, उसमें भी मुझे ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स होंगे मेरे पास, और इसमें हर एक में नया फैक्ट डेटा होना चाहिए, और हर एक टॉपिक में आपके पास कीवर्ड प्रिपेयर होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मैं करंट अफेयर्स की क्लास में आपको समझाता हूँ। करंट अफेयर्स का नोट्स मैं आपको जो प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी मिनिमम से मिनिमम रिपोर्ट, जो मिनिमम से मिनिमम जो उसकी जो प्राइस है 9 रुपये, वो मायने रखता ही नहीं है। जितना उसमें कंटेंट है ना, वो 100 रुपये का कंटेंट है, मैं आपको 9 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 100 रुपये से ज़्यादा बोल दिया। मिनिमम मैगजीन्स में आपको कभी भी मैं आपको चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, विजन आईएएस की किसी भी मंथ की उठा लेना, और अभी लास्ट जो मैंने आपको 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक का क्या दिया है करंट अफेयर्स की, जो मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की है करंट अफेयर्स की, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की, किसमें कीवर्ड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिर्फ 8 दिन का मुकाबला मैं आपको 30 दिन से करने को दे रहा हूँ। जीत किसकी होनी चाहिए, विजनाइज की होनी चाहिए। बड़ा क्या है, संस्थान है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बैठते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला कर रहा हूँ। 30 दिन है तो कीवर्ड ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन आपको खुद पता है कीवर्ड्स मैंने 8 दिन में आपको इससे ज़्यादा दे दिए। और कीवर्ड्स का मतलब होता है पता क्या, 50 नंबर आपके एक्स्ट्रा मेंस में। और 50 नंबर का पता मतलब क्या होता है, 300 से 400 रैंक आप ऊपर से नीचे हो जाते हो। तो आपको किसी भी टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आपको मैंने बता दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, मैंने आपको चेकलिस्ट बनवा दी है। आधी चेकलिस्ट आपको बनाना है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक क्लास ले लूँगा, आपको बता दूंगा। और मैं क्या बोला, 12 स्टूडेंट्स का मिनिमम अगर कमेंट सेक्शन में, नीचे अभी वाईटी कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आ जाता है कमेंट कि हाँ सर प्रिपेयर करवा दो 7 से 8 क्लासेस में। और पता ये नोट्स कौन सा है, ये नोट्स फाउंडेशन का नहीं होगा, ये नोट्स होगा वही नोट्स जिसको आप मेंस के 1 रात पहले पढ़ पाओगे। यानी जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट। ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको कथा की तरह लिखवाता जा रहा हूँ, चलो इसका इतिहास लिखते हैं, इतिहास में 1 पेज भर दिया, नहीं। जितने फैक्ट्स होंगे उनको कवर करना है। लैंग्वेज आपको मैं लिखना सिखा ही दूंगा आंसर राइटिंग कोर्स में। आंसर राइटिंग कोर्स अगर आएगा तो पेड आएगा, मैं अभी बोल देता हूँ। मैं मैक्सिमम चीज़ें फ्री करता हूँ, सिर्फ कुछ ही कोर्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगे होंगे, इसलिए मैं उनको पेड रखता हूँ। और इस संस्थान को चलाने के लिए जो आवश्यक पूंजी होती है उसके निर्माण के लिए ये मैं कोर्स पेड रखता हूँ। आंसर राइटिंग कोर्स में सिखा दूंगा, और आंसर राइटिंग कोर्स में वो चीज़ें आप सीखोगे जो आपने किसी भी टीचर के मुंह से नहीं सुनी होंगी आज तक। आप लाखों के कोर्स ले लो किसी भी कोचिंग के, और पूरे यूट्यूब खान लेना, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने आपसे क्या बोला, रेडीमेड नोट्स मैं प्रिपेयर कराऊंगा। अब रेडीमेड नोट्स क्या होते हैं, उसके लिए मैंने क्लास लास्ट ईयर डाली थी, मैं दोबारा से उसको अपलोड करूंगा किसमें, जो मेंस मेंटरशिप सीरीज है उसी में, ठीक है। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर 12 स्टूडेंट तैयार हुए तो तैयार हो जाइए इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स तैयार करने के लिए।